हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को कर रहे हैं, जिसमें कि हमने दिल्ली सल्तनत में 5 वंश जो है हमने हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। जिसमें पहला आपका था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, तीसरा था तुगलक वंश और चौथा था सैयद वंश। और आपका अंतिम जो दिल्ली सल्तनत का था वंश वो था लोधी वंश। लोधी वंश में जिसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने युद्ध भूमि में मार दिया और दिल्ली सल्तनत पर बाबर मुगलों ने का अधिकार हो गया था। जिसमें क्या कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ऐसे 1857 तक दिल्ली सल्तनत पर मुगलों का शासन रहेगा। 1857 के बाद जो है दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाएगा और मुगलों को भारत से बाहर भगा देंगे ये अंग्रेज जो है। तो अब जो है हमने दिल्ली सल्तनत का वो पढ़ लिया, शासन के बारे में पढ़ लिया, उनका कैसा स्ट्रक्चर था, कौन कौन से शासक ने क्या क्या काम किए, क्या क्या उनकी खूबियाँ थी। अब हम पढ़ते हैं कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कैसे चलाया हुआ था, किन किस्में में कैसी कैसी व्यवस्था थी, न्याय का कैसा सिस्टम था, समाज कैसा था, इन सब के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहला हमारा सल्तनत कालीन प्रशासन में पॉइंट है कि राज्य पर धर्म का प्रभाव, की मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत में थी उस पर धर्म का कितना इफेक्ट था दिल्ली सल्तनत पर। कि मुस्लिम राज्य धर्म सत्तात्मक था, मतलब धर्म का प्रभाव था। कुरान में वर्णित आदर्शों के आधार पर ही मुस्लिम राज्य का गठन हुआ। कि जो मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तक है कुरान, उसमें जैसा लिखा गया था उसी के हिसाब से ही राज्य का गठन किया गया था। राजपूत राज्यों की तरह मुस्लिमों ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना का प्रयास नहीं किया, मतलब कि इन्होंने धर्म के अनुसार ही अपना शासन चलाने की कोशिश की। धर्म के बिना अपना, मतलब धर्म का हस्तक्षेप इन्होंने अपने राज्य में रखा। कि कोई भी राजा गद्दी पर बैठता था तो वो धार्मिक नियमों के अनुसार बैठता था, धार्मिक नियमों के अनुसार ही शासन करता था। इन्होंने राजनीति से धर्म को अलग नहीं किया। इस्लाम धर्म के आदर्शों एवं नियमों के अनुकूल ही शासन चलाने की व्यवस्था की गई। कि इन्होंने नियमों के अनुकूल शासन चलाया। इस्लामी कानूनों की व्याख्या कौन करते थे? उलेमा। उलेमा जो कि इस्लामी मतलब मुस्लिम धर्म के धार्मिक गुरुओं को उलेमा बोला जाता है ना। तो ये उलेमा जो थे ये इस्लामी कानूनों की व्याख्या करते थे। यही लोगों को बताते थे कि हमारे इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, इस इस्लाम धर्म के अनुसार ये चीज़ें गलत है, ये सही है। सारी जो लोगों को जानकारी कौन देता था? तो ये उलेमा के माध्यम से लोगों को पता चलता था। इनका पालन राज्य और जनता दोनों के लिए ही आवश्यक था। किसका? इस्लामिक कानूनों का पालन किसके लिए ज़रूरी था? राज्य के लिए। राज्य में राजा भी आएगा, राजा के लिए भी ज़रूरी था, और जो उसकी प्रजा थी, जनता थी राज्य की, उनके लिए भी ज़रूरी था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि तुर्की राजतों का सिद्धांत। किसका? तुर्की राजतों का सिद्धांत। कि मतलब जो तुर्की इलबारी तुर्क थे ना, गुलाम वंश तुर्क ही जाति थी जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो इनकी जाति का पता है कि तुर्कों ने ही स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत, जिसमें कि आगे अफगानी वंश, मतलब अलग अलग जब वंश आए तो इसमें अलग अलग जातियां आती गई। तो राजतों का क्या अर्थ होता है? कि राजतों का अर्थ होता है कि जो दिल्ली सल्तनत का जो राजा है उसमें राजतों के गुण, उसमें देवता के गुण, उसको देवता ने साक्षात भेजा है राजा बनाकर, और वो प्रजा की सेवा करने के लिए भेजा है। मतलब कि राजा ने जो बात कह दी उसको देवता के वचन मानकर प्रजा को उसकी बात का पालन करना चाहिए। मतलब टोटल मतलब इसका ये निकलता है कि दिल्ली सल्तनत में राजा का पद देवता के बराबर रखा गया, और इसमें सबसे ज़्यादा रखा था आपका जो गुलाम वंश में बल बनाएगा उसने। आगे देखिए पढ़ते हैं कि आरंभिक इलबारी सुल्तान गुलाम वंश को बोला गया है ने स्वयं को खलीफा का सहायक घोषित किया। कि जो गुलाम वंश के शासक आए थे ना, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला, उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी रजिया बैठी। तो इन सभी ने ना अपने आप को खलीफा का सहायक घोषित किया। खलीफा जो है इस्लाम का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु हो गया। उसके बाद उलेमा तो इसके कानूनों की व्याख्या करते, लेकिन खलीफा को सबसे बड़ा माना गया इस्लाम में। तो जो ये गद्दी पर बैठे थे स्टार्टिंग के जो शासक थे इलबारी सुल्तान, इन्होंने तो खुद को कहा कि हम खलीफा के सहायक हैं, मतलब कि हम हमारे जो इस्लाम के देवता है खलीफा, हम तो उसके सहायक हैं।
इन्होंने अपना खुतबा पढ़वाया, सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाया, अपना नाम तो खुदवाया ही खुदवाया, साथ में खलीफा का नाम भी खुदवाया कि उसमें कौन सा खलीफा बना हुआ था, क्योंकि खलीफा का पद भी वंशानुगत चला आ रहा था। एक गद्दी पर बैठ के उसके बाद अगला खलीफा बैठेगा गद्दी पर, क्योंकि जो खलीफा बैठता था वो पूरा टोटली शासन करता था इस्लाम के कानूनों के अनुसार। हर चीज़ जो कुरान में लिखी हुई थी उसी के अनुसार नियमों का पालन करता, उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था। इसलिए उसको इस्लाम में खलीफा को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि वो शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करता था। इसीलिए खलीफा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। तो जो स्टार्टिंग से शासक आए थे उन सभी ने कहा कि हम तो खलीफा के सहायक हैं, हम इतना देवता का अपने को खुद को देवता का स्थान नहीं दिया, बोला हम खलीफा के सहायक के रूप में शासन करेंगे। लेकिन जो गुलाम वंश का शासक आएगा बलबन ने खलीफा के महत्व को अस्वीकार कर दिया। इसने खलीफा को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गद्दी पर बैठा तब, और अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। इसने सुल्तान को अल्लाह की छाया, सुल्तान मीन्स खुद को, क्योंकि सुल्तान ही बना था ना दिल्ली सल्तनत में बलबन, तो इसने कहा कि जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जो सुल्तान बैठा वो अल्लाह की छाया है, जिसे जिल्ले इल्हा भी कहा जाता है कि इसको अल्लाह की छाया है, देवता की छाया है। इसके अनुसार पैगंबर के बाद में खलीफा का नहीं बल्कि सुल्तान ही सर्वशक्तिशाली व्यक्ति था। पैगंबर मोहम्मद तो था ही था जिसने कि इस्लाम धर्म की स्थापना की कि सबसे बड़े तो वो हैं, उसके बाद खलीफा का कोई अस्तित्व नहीं है मेरे लिए। बलबन ने कहा कि उसके बाद सुल्तान का आएगा पद, सुल्तान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस्लाम धर्म में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पैगंबर हो गए जिन्होंने कि इस्लाम धर्म की स्थापना की। उसके बाद सुल्तान का पद आता है कि सुल्तान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है दूसरे नंबर पे, और सुल्तान की आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती। तो ये आपसे पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि इसमें राजत्व का सिद्धांत किसने लागू किया था, तो किसने किया था, आपका बलबन ने किया था। बलबन ने राजत्व को अमीरों से भी ऊपर रखा कि जो अमीर थे इसमें दिल्ली सल्तनत में, जो कि इसके धार्मिक गुरु उलेमा हो गए, अमीर हो गए, इनको ऊंचा पद दिया हुआ था धर्म गुरु का नाम का, तो इसने इसको महत्व नहीं दिया, इसने सुल्तान को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा। और ऐसा बोला जाता है कि बलबन ने अपने बेटे बुगरा खान को समझाते हुए एक बार कहा था कि जो राजा है उसमें देवता का अंश होता है और कोई भी मनुष्य जो है उसकी राजा की बराबरी नहीं कर सकता। सुल्तान जो है वो संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि बनकर भेजा गया है। तो ये इसने बलबन ने अपने पुत्र को शिक्षा दी थी कि कभी भी जब तुम गद्दी पर बैठो मेरी मृत्यु के बाद, तो सबसे ऊपर सुल्तान का पद होता है, अपने पद को सबसे ऊपर रखना। बलबन का जो राजत्व था, मतलब कि उसका शासन करने का ढंग था, वो प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय, भय और रक्त की शुद्धता पर आधारित था। तो ये बलबन का आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि राजत्व का सिद्धांत दिल्ली सल्तनत में नाम लेती है सबसे पहला नाम आता है आपका बलबन, क्योंकि बलबन ने इसके खलीफा के महत्व को स्वीकारा नहीं था और इसने सुल्तान के पद को देवता के बराबर, अल्लाह के बराबर माना। इसीलिए तो इसने जिल्ले इलाहा की उपाधि धारण की थी कि मैं ईश्वर की छाया हूँ। अब आएगा अफ़गानों का राजत्व का सिद्धांत। अफ़गान वंश आपका कौन सा था, हमारा 5वां वंश जो कि लोधी वंश था। वहीं अफ़गान था जिसमें कि सिकंदर लोधी पढ़ा हमने, बहलोल लोधी पढ़ा, इब्राहिम लोधी पढ़ा। तो इसमें अफ़गानों ने राजत्व को, मतलब कि इन्होंने खलीफा को कैसा ट्रीट किया, इन्होंने खलीफा को महत्व दिया या नहीं दिया। अफ़गानों ने तुर्कों के विपरीत सुल्तान को ईश्वर की छाया, सर्वशक्तिशाली निरंकुश राजा नहीं माना, मतलब इन्होंने सुल्तान का पद देवता के बराबर, अल्लाह के बराबर नहीं माना। इसका मुख्य कारण यह था कि अफ़गान सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं मानते थे, बल्कि उसे अपने में ही श्रेष्ठ मानते थे। मतलब कि जो अफ़गान थे वो सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं बल्कि खुद में ही श्रेष्ठ मानते थे कि हम जो राजा है गद्दी पर बैठा है वो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। आगे ये मंगोल आक्रमण दिए हुए हैं कि जो बारी बारी से शासक बनी है दिल्ली सल्तनत में, तो कौन से शासक के समय किस मंगोल आक्रमणकारी ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है
कि किस मंगोल इल्तुतमिश किस में किस मंगोल आक्रमणकारी ने आक्रमण किया, बलबन किस में किसका आक्रमण हुआ, ऐसे करके। तो ये हम पढ़ लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला आपका है इल्तुतमिश, जो कि हमारा गुलाम वंश का शासक है। इसके समय चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। पूछ लिया जाएगा आपका कि जब चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली में किसका शासन था? किसका था? आपका इल्तुतमिश का। अगला है मंगोल नेता तैर बहादुर का आक्रमण और लाहौर को पूरी तरह नष्ट किसने किया? तैर बहादुर का आक्रमण किस किस में होता है? तो ये बहराम शाह किस में होता है। आगे 1246-47 में मुल्तान पर हमला किया गया, मंगोलों ने ही किया। मंगोल नेता तैर बहादुर द्वारा मुल्तान पर कब्जा भी किया गया। मुल्तान पर हमला करके उसको कब्जे में ले लिया। किसके समय? नासिरुद्दीन महमूद के समय। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो आपका आएगा चंगेज खान वाला। चंगेज खान के आक्रमण किसमें? याद रखिएगा, कौन शासक था? इल्तुतमिश। एक बलबन वाला भी इम्पोर्टेंट है कि प्रथम बार, यह प्रथम जहाँ पे आ जाए ना, ये मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ पहली बार हुई थी ना, कि प्रथम बार दिल्ली सल्तनत पर गंभीर आक्रमण मंगोलों का हुआ था। इससे पहले तो छुटपुट आक्रमण थे, आए आक्रमण के, थोड़ी बहुत लूटपाट की और चले गए वापस। लेकिन जो है गंभीर आक्रमण मतलब कि पूरी तरह ज़्यादा मारकाट मचाई, ज़्यादा लूटपाट की, इसलिए गंभीर आक्रमण बोला गया इसको। तो गंभीर आक्रमण किस किस में हुआ मंगोलों का? याद रखिएगा, बलबन किस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मंगोलों ने व्यवस्थित ढंग से या फिर गंभीर रूप से आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर कब किया था या किस किस में किया था? तो आपका बलबन किस में किया था। बलबन किस वंश का शासक था? तो ये आपका गुलाम वंश का शासक था। बलबन की क्या खासियत थी? कि इसने खलीफा के अस्तित्व को नहीं माना और जो है सुल्तान का पद देवताओं के बराबर बताया, कि देवता के बराबर इसने अल्लाह के बराबर बताया था, अल्लाह की छाया बताया था इसने अपने सुल्तान के पद को। नेक्स्ट आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी, किसमें किसका आक्रमण होता है? कादर खां का आक्रमण हुआ, मंगोल ही था, जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान व जफर खान के द्वारा विफल कर दिया गया। फिर कुतलुग ख्वाजा का 1299 में प्रथम बार दिल्ली में घेरा डाला गया और इसी में जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खान मारा गया। जफर खान, उलुग खान और एक जो 1000 दिनार जिसको हम बोलते हैं, इसका सेनापति था। ये 3 इसके खास सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है। तारगी के नेतृत्व में 1303 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। ये भी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट, आप तारगी वाला पढ़ लेना। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताती हूँ। कि तारगी के नेतृत्व में 1303 पर मंगोलों का आक्रमण हुआ। पूछा जाता है कि मंगोलों ने अलाउद्दीन खिलजी के इसमें कब दिल्ली पर आक्रमण किया? 1303 में। तो जब ये हमला हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ अभियान में गया हुआ था, जहाँ पर पद्मावती को देखने के लिए, बोला उस पर मूवी बनी है ना, कि पद्मावती की एक झलक देखने के लिए चित्तौड़ को जीतने के लिए जाता है। तो चित्तौड़ अभियान को इसको बीच में छोड़कर दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि इसको सूचना मिलती है कि दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण हो गया है, इसीलिए पूछा है। इसलिए इम्पोर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि जो है अलाउद्दीन खिलजी को अपना कौन सा अभियान बीच में छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था? तो चित्तौड़ का अभियान। किस वजह से आना पड़ा था? क्योंकि उस समय दिल्ली पर मंगोल का आक्रमण हो गया था 1303 में और तारगी ने किया था आक्रमण। तारगी एक नेता था मंगोलों का, उसके नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण हुआ। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी को अपना चित्तौड़ का अभियान छोड़कर बीच में ही दिल्ली वापस लौटना पड़ा। अली बेग व तार तक का हमला, जिसे कि मलिक काफूर एवं गाजी मलिक के द्वारा विफल कर दिया गया। ये मलिक काफूर और ये गाजी मलिक के दोनों ही इसके अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं। इन्होंने अली बेग का और तार तक का हमला जो है विफल कर दिया। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका तारगी वाला आएगा, 1303 वाला, कि कबक व इकबाल बंद के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का अंतिम हमला था। कि इसके बाद कई मंगोल आक्रमण कई दिन नहीं हुए थे, मंगोलों का अंतिम हमला था। इसे भी मलिक काफूर ने दबाया और गाजी मलिक दोनों ने ही विफल कर दिया, कि मंगोलों के इस आक्रमण को भी इन्होंने असफल कर दिया, मतलब मंगोलों को मार भगा दिया वापस दिल्ली से। फिर आता आपका तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का संस्थापक था।
इसके समय में शेर बहादुर के नेतृत्व में मंगोलों का हमला होता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की तरमासरीन के नेतृत्व में मंगोल हमला, यह मंगोलों के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर अंतिम हमला था। इसके बाद मंगोलों ने दिल्ली पर हमला नहीं किया। तो ये मंगोलों के हमले में आप याद रखिएगा, आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका इल्तुतमिश वाला, चंगेज खान वाला है। उसके बाद पूछा जाता है बलबन के बारे में, क्योंकि प्रथम बार गंभीर आक्रमण हुआ था। उसके बाद पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के इसमें सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए थे। अगर ऐसे भी पूछ ले कि मंगोलों ने सबसे ज़्यादा आक्रमण किस शासक के समय किए, तो वो अलाउद्दीन खिलजी होगा। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने, जैसे कि जफ़र खान हो गया, मलिक काफूर हो गया, उलुग खान हो गया, इन सभी ने इनके आक्रमण को विफल भी बना दिया। और सिर्फ इस तारगी का जब आक्रमण होता है 1303 में मंगोलों के नेतृत्व में, तो इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी को अपना चित्तौड़ का अभियान छोड़कर वापस आना पड़ता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अफगान राजतव सिद्धांत तुर्की राजतव सिद्धांत से भिन्न था, तो हमने अभी पढ़ा। क्योंकि जो है तुर्की से भिन्न कैसे था, क्योंकि तुर्कियों ने तो खुद को ही खलीफा घोषित, उसने तो खलीफा का सहायक ही घोषित किया था कि हम खलीफा के अंडर में शासन करेंगे, सिर्फ बलबन को छोड़कर तुर्की शासक जो सभी थे उन सभी ने खलीफा का अस्तित्व स्वीकार किया था। तुर्की ने जहाँ वंशानुगत राजतंत्र, सुल्तान के देवत्व एवं उसकी निरंकुश सत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वहीं अफगानों ने सुल्तान को बराबरों में सर्वश्रेष्ठ माना, असीम शक्ति का मालिक नहीं। कि अफगानों ने जो है सर्वश्रेष्ठ बताया था सुल्तान के पद को, लेकिन पूरी शक्ति का मालिक नहीं बताया कि हाँ हम खलीफा से ही ऊपर हैं, हम देवता के पद के बराबर, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं माना। इसलिए इनमें तुर्कों में और अफगानों के रास्तों में थोड़ा सा फर्क है। ये आपका दिल्ली सल्तनत का प्रशासन दिया हुआ है, जिसमें कि केंद्रीय आएगा, सबसे पहले तो सेंटर होगा, उसके बाद प्रांतों का उस समय एकता भी बोला जाता था, उसके बाद परगना आएगा। आप इसको परगना को आज के तहसील के बराबर मान सकते हो, क्योंकि परगना के बाद तो डायरेक्ट गांव आ रहा है ना, तो सबसे पहले गांव हो गया, गांव के बाद हमारे तहसील आती, तो तहसील परगना के, क्योंकि कई गांव मिलकर बने हैं। फिर प्रांत को आप स्टेट मान सकते हो, और केंद्रीय प्रशासन को आप पूरा आज के सेंटर की तरह देख सकते हो, पूरा भारत के शासन की तरह देख सकते हो। तो पहले केंद्र में राजा बैठा है, सुल्तान है। प्रांत में जो है इक्तादार या फिर प्रांत के अधिकारियों को इक्तादार बोला जाता था मोस्टली, और परगना जो संभालता था वहाँ के मेन हेड को बोला जाता था परगना मुख्य अधिकारी, और गांव का जो मुखिया होता था उसको मुखिया बोला जाता, जिसमें कि पटवारी, चौकीदार ये आदि आते थे। अब आपका आता है खलीफा और सुल्तान, कि खलीफा और सुल्तान का कैसा था। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि खलीफा का अस्तित्व बलबन ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था। तो ये देखते हैं कि कौन कौन से शासक ने खलीफा को महत्व दिया और किसने नहीं दिया। कि दिल्ली के अधिकांश तुर्की सुल्तानों ने स्वतंत्र होते हुए भी खलीफा जो कि इस्लाम धर्म का प्रधान था होता था, उसकी सत्ता स्वीकार की मोस्टली स्वतंत्र शासकों ने, क्योंकि स्वतंत्र थे, उन पर ऐसा कोई दबाव नहीं था कि आप खलीफा के महत्व को मानो, बल्कि उन्होंने अपनी संतुष्टि के लिए ही माना था। दिल्ली के सुल्तान अपने आप को खलीफा का नायब या सहयोगी मानते थे। समस्त इस्लामी राज्य का प्रधान जो है वो खलीफा को ही मानते थे। दिल्ली सल्तनत जो ये तुर्की सुल्तान थे ना, हमारे गुलाम वंश के शासक सारे। तुर्की सुल्तानों में इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था, जिसने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, मतलब मजबूत करने के लिए, अब्बासी के खलीफा से 1229 ईस्वी में प्रार्थना की और नासिर अमीर उल मोमिनीन खलीफा से सहायक की उपाधि प्राप्त की थी। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इल्तुतमिश ने जो है, उसमें खलीफा कौन था, अब्बासी वंश का था। तो इस अब्बासी खलीफा से उसने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे अमीर उल मोमिनीन, मतलब कि खलीफा के सहायक के रूप में आप उपाधि दे दीजिए, ताकि जनता की नज़रों में मेरी स्थिति थोड़ी सी मजबूत हो सके। इससे मुस्लिम जगत में उसकी सत्ता प्रतिष्ठा स्थापित हो गई, मतलब कि प्रजा मानने लगी कि ये खलीफा के सहायक हैं इल्तुतमिश। बलबन ने यद्यपि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की, मतलब उसने खलीफा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा।
इसने खुद जिल्ले इलाही अल्लाह का प्रतिनिधि खुद उपाधि धारण की, इसने किसी खलीफा से उपाधि प्राप्त नहीं की थी। इसके सिक्कों खुतबों में खलीफा का नाम रहता था। बलबन के सिक्कों में खुतबों में खलीफा का नाम रहता था। 1258 में हलाकू के द्वारा अब्बासी खलीफा की हत्या के बावजूद दिल्ली के सुल्तानों ने खलीफा की अधिसत्ता बनाए रखी कि जब अब्बासी खलीफा या अब्बासी वंश का जो खलीफा बैठा था गद्दी पर, इसकी हत्या किसने कर दी? 1258 में हलाकू नाम के एक आक्रमणकारी ने इसकी हत्या कर दी। इसके बाद भी जो दिल्ली के सुल्तान आगे गद्दी पर बैठे, उन्होंने खलीफा की अधिसत्ता बनाए रखी, खलीफा की वैल्यू आगे करी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी खिलाफत का सम्मान किया। उसने मोमिन उल खिलाफत मतलब कि खलीफा का दाहिना हाथ और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन खलीफा का सहायक खुद को घोषित किया कि मैं खलीफा का दाहिना हाथ हूँ और खलीफा का सहायक हूँ, तो मेरी बात जो है आप सभी मानो। तो इसने अपनी प्रजा को ये संदेश दिया था और ये दो बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण की थी, मोमिन उल खिलाफत और नासिर ए अमीर उल मोमिनीन। फिरोज शाह तुगलक के समय में ऐसे 36 कारखानों का काम करने वालों को निश्चित वेतन मिलता था, परंतु दूसरे वर्ग के कर्मचारियों का वेतन निश्चित नहीं था। कि फिरोज शाह तुगलक जब शासक बनता है तुगलक वंश में, तो 36 कारखानों का काम करने वालों को निश्चित वेतन मिलता था, परंतु दूसरे वर्ग के जो कर्मचारी थे उनका वेतन इतना निश्चित नहीं था। तो ये आगे हम सैन्य व्यवस्था जो है हमारी वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने मंगोलों के आक्रमण के बारे में पढ़ा और दूसरा हमने पढ़ा था इनके खलीफा का क्या इम्पोर्टेंस था, कि किस किस राजा ने खलीफा को कितना महत्व दिया, और हमने ये पढ़ा कि राजत्व का सिद्धांत की क्या वैल्यू थी दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत में अगर राजत्व का सिद्धांत आ जाए तो आपको इतना याद रखना कि सबसे तो मेन बलबन था जिसने कि खलीफा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा। इसने खुद को ही खलीफा मतलब कि पैगंबर का सहायक बता दिया और इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा खुद को ही माना। इसने खलीफा के इतनी वैल्यू नहीं की। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। इसमें आगे काफ़ी विभाग भी आएंगे, उनको भी हम डीपली से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।